नमस्ते। आज हम कमलेश्वर की किताब है आँखों देखा पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा वर्णन की चर्चा की है। उसी में से एक हिस्सा, एक भाग है सांस्कृतिक राजधानी लाहौर और पाकिस्तान में बसंत विद्रोह। इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। और इस यात्रा वर्णन में जब कमलेश्वर पाकिस्तान चले गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान और भारत की समानताओं को दर्शाते हुए विभाजन के बाद में दोनों मुल्कों में, दोनों देशों में आई हुई तब्दीलियों की चर्चा की है। लेकिन ये करते हुए वो लाहौर के महत्व को इस प्रसंग के अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत स्पष्ट करते हैं। शुरुआत है लाहौर का इतिहास। इसमें लाहौर का इतिहास बताया गया है, लाहौर शहर की चर्चा की गई है और फिर विभाजन के बाद लाहौर की स्थिति क्या है आदि पर लेखक ने अपनी दृष्टि डाली है। लाहौर की उम्र का हर पन्ना इतिहास ने लिखा है और लाहौर एक ऐसा शहर है जो इतिहास प्रसिद्ध है। इस इतिहास के हर पन्ने में कहीं ना कहीं लाहौर की छाप दिखाई देती है। इसीलिए शुरू में कमलेश्वर कहते हैं, लाहौर की उम्र का हर पन्ना इतिहास ने लिखा है। एक तरह से कहे तो इतिहास का दूसरा नाम लाहौर है। तो इस एक वाक्य में ही इस शहर के महत्व को समझा जा सकता है। इसकी उम्र करीब 1500 साल है। यूं पौराणिक कहानियों के हिसाब से यह हजारा साल पुराना है। कहा जाता है कि अयोध्या के राजा राम के पुत्र लव ने इसे बसाया था और दूसरे पुत्र कुश ने आज की भारत पाक सरहद के पास बसा कसूर नगर बसाया था। मगर यह सब किंवदंतियां हैं। कुछ भी हो, लाहौर को लेकर एक बहुत मशहूर कहावत है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। यह मंजूर करना ही पड़ेगा कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े शहर को भी ऐसी सिरमौर कहावत से नवाजा नहीं गया। अपने असगर वसाहत का इसी नाम का बहुत मशहूर नाटक भी है, जिसे हबीब तनवीर ने निर्देशित किया है, जब मैं लाहौर गया। उस समय, जिस समय ये नाटक असगर वसाहत जी ने लिखा था, उस समय यह नाटक जो है लाहौर में प्रतिबंधित था। तो कुल मिलाकर शुरुआत में इसके इतिहास को पौराणिक कथा के आधार पर कमलेश्वर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और एक ऐसा शहर जिसके ऊपर एक कहावत बनी है कि जिसने लाहौर को नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार की कहावत किसी शहर को लेकर बनी है। ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं, ऐसा एकमात्र शहर लाहौर है, ऐसा कमलेश्वर जी कहते हैं। सन 630 में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने लाहौर का जिक्र अपने यात्रा विवरण में किया है। यह पहला लिखित प्रामाणिक जिक्र लाहौर का है। यह यात्रा वर्णन का जिक्र 10वीं शताब्दी या सदी में स्थापित होता है, जो हमें मिलता है। एकाध अरबी ग्रंथों में भी लाहौर का जिक्र है, पर लाहौर का महत्व मुगलों के भारत में आने के बाद ही में बाबर ने इस पर कब्जा कर लिया था। उससे पहले भी यह शहर बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व का निर्माण अकबर के ज़माने में हुआ। अकबर ने 1585 में अपने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से स्थानांतरित किया था। अकबर अगले 13 वर्षों तक लाहौर में रहा।
उस समय लाहौर में सांस्कृतिक समन्वय का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी था और यही वह समय भी था जब लाहौर का एक समग्र सांस्कृतिक व्यक्तित्व विकसित हुआ। अकबर के ज़माने में ही लाहौर में महाभारत और कश्मीर के कवि इतिहासकार कल्हन के ऐतिहासिक कथा ग्रंथ राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी में किया गया। तो मुगलों से पहले भी लाहौर का महत्व जो है सांस्कृतिक महत्व था, लेकिन जब अकबर ने अपने साम्राज्य को लाहौर में लेकर चला गया, उसके बाद में एक सांस्कृतिक विरासत वहाँ से शुरू हो गई। और उसी ज़माने में कहा जाता है कि महाभारत और राजतरंगिणी जैसे महान ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। यह भारतीय संस्कृति की निरंतर एक साथ हमवार होते रहने वाली वह धारा थी जो धर्मों को सौंप कर लगातार अपने आंतरिक स्वरूप को मजबूत करती रही। अकबर के बाद भी जहांगीर और शाहजहां का बहुत गहरा संबंध लाहौर में रहा। शाहजहां तो लाहौर में पैदा ही हुआ था। हालांकि औरंगजेब से ज़्यादा द्वाराकिशोर का संबंध लाहौर से रहा, पर लाहौर की ऐतिहासिक बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, जिसका जिक्र मैंने हीरा मंडी और कुछ नेक्स्ट वाले प्रकरण में किया है। औरंगजेब के बाद लाहौर मुगल सल्तनत का मुख्य शहर नहीं रह गया, क्योंकि औरंगजेब दक्षिण विजय और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने और अपने सगे भाइयों को खत्म करने में व्यस्त रहा। लाहौर का ऐतिहासिक महत्व महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य के उदय के साथ फिर स्थापित हुआ। तो यहाँ पर मुगलों की चर्चा करते हुए लेखक ने इसके इतिहास को रखने का प्रयास किया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये तो लाहौर में रहे, इनका लाहौर से संबंध रहा। फिर जब औरंगजेब आ गया, वो दक्षिण विजय के लिए वो फिर से दिल्ली की तरफ आ गया, तो वहाँ पर मुगलों का जो संपर्क है वो लाहौर से टूट गया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य के उदय के साथ फिर स्थापित हुआ लाहौर का महत्व। इससे पहले 18वीं सदी में पठान लुटेरे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लाहौर की सारी संपदा लूट चुके थे। महाराजा रणजीत सिंह का समय लाहौर के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौर में इस्लाम की सूफी परंपरा और शेष उत्तर भारत की भक्ति परंपरा का गहरा मानसिक और धार्मिक प्रभाव जनमानस पर पड़ा। सूफी संतों दरवेशों का केंद्र मुल्तान था ही। भक्ति का सबसे ज्वलंत संदेश गुरु नानक की वाणी में सामने आया। यह आध्यात्मिक और इंसानी सम्मिलन महाराजा रणजीत सिंह के दौर में और प्रगाढ़ हुआ। बीच के समय में जो लाहौर आक्रमणकारियों के लश्करों की सराय हुआ करता था, वह अब भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय केंद्र के रूप में विकसित होने लगा। तो लाहौर ये जो शहर है, ये आक्रमणकारियों का आने का रास्ता भी है और यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उगम भी हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य पेशावर से कश्मीर तक फैला हुआ था, परंतु महाराजा रणजीत सिंह के निधन के 7 साल बाद अंग्रेजों ने उनके साम्राज्य पर कब्जा करके सन 1846 में लाहौर में अपना झंडा फहरा दिया। इसके बाद लंबा समय है जिसके अंतराल में पंजाब की आज़ादी की लड़ाई का रणस्थल बना, जिसका केंद्र लाहौर ही था। तो मुगलों से होते हुए राजा रणजीत सिंह ने इसे समृद्ध बना दिया, सांस्कृतिक केंद्र बना दिया, जहाँ पर सिख संप्रदाय पनपा। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों की हुकूमत के तहत लाहौर चला गया। और फिर जब देश स्वतंत्रता संग्राम की जब भूमिका आंकी गई और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी कुछ चीज़ें होने लगी, उसके केंद्र में भी लाहौर ही था। क्रांतिकारी आंदोलन और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त गतिविधियां यहाँ शुरू हुई, जिसके शीर्षस्थ नेता भगत सिंह और लाला लाजपत राय थे।
गदर पार्टी की आतिशी आंदोलन भी यहाँ के सिख किसानों द्वारा शुरू किया गया था। वैसे भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तो लाहौर प्रसिद्ध है ही, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव सन 1929 में पारित किया गया था। और इसे भी नहीं भुलाया जा सकता कि मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव भी इसी लाहौर में सन 1940 में पारित किया गया था। मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन लाहौर के तत्कालीन मिंटो पार्क में हुआ था, जिसे आज गुलशन इकबाल के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रस्ताव की स्मृति में मीनारे पाकिस्तान यहीं स्थापित की गई है, जिस पर फूल चढ़ाकर पाकिस्तान के निर्माण को भारत के तत्कालीन हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर यात्रा के दौरान अपनी अकीदत प्रदर्शित की थी। विभाजन की अमानवीय त्रासदी का सबसे बड़ा गवाह यह लाहौर शहर ही है। विभाजन के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, ये पहले लाहौर ही पहुँचे थे, और जो हिंदू मिस्र पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे, वे भी लाहौर के रास्ते ही आए थे। तो कुल मिलाकर अगर लाहौर के इतिहास को समझा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए इस यात्रा वर्णन के माध्यम से, तो हम इतना कह सकते हैं कि लाहौर ने उन सारी चीज़ों को देखा है जो आज इतिहास, जिससे आज इतिहास के पन्ने भरे पड़े हुए हैं। शायद इसीलिए कमलेश्वर ने इस यात्रा वर्णन के और इस प्रकरण के शुरू में ही कहा है कि लाहौर की उम्र का हर पन्ना इतिहास ने लिखा है, और एक तरह से कहें तो इतिहास का दूसरा नाम लाहौर है। तो अगर जब भारतीय सांस्कृतिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखना है और देश विभाजन की चीज़ों को देखना है, तो इन सारी चीज़ों के केंद्र में लाहौर रहा है। लाहौर ने इन सारी चीज़ों को देखा है, इन सारी चीज़ों को महसूस किया है, या इसी की पृष्ठभूमि पर, इसी की ज़मीन पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर स्वतंत्रता दिलाने के लिए पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1929 लाहौर में ही जिसका अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन के लिए जो प्रस्ताव रखा, उसकी भी नींव लाहौर में ही रखी गई। मतलब सारी चीज़ें लाहौर में घटी हुई हमें नज़र आती हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि लाहौर की उम्र का प्रत्येक पृष्ठ इतिहास ने लिखा है। आज़ादी और विभाजन के बाद भी भारतीयों की स्मृति में जितना लाहौर रहा है, उतना कोई अन्य शहर नहीं। और किसी को भी यह कहने और मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगर लाहौर ही है। तो कुल मिलाकर लेखक अपनी बात को रखता है। इन समग्र बातों को जानने समझने के बाद हमें यह मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समस्त दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगर लाहौर ही है। वैसे भारत में लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और हैदराबाद आदि सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण शहर हैं, पर इनमें कोई भी लाहौर की बराबरी नहीं कर सकता। यह शहर व्यापारी रास्ते पर भी है और भारत में घुसने के लिए आक्रमणकारियों के लिए आवश्यक रास्ता भी रहा है, क्योंकि लाहौर मैदानी क्षेत्र में है और इसकी सामरिक सुरक्षा संभव नहीं है। दो भारत पाक युद्धों के दौरान भारतीय फौजें लाहौर की बाहरी सरहद तक पहुंचकर खड़ी रही है, क्योंकि वे लाहौर पर कब्जा करके नागरिक प्रशासन आदि की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि युद्ध विराम होते ही इन्हें सबसे पहले लाहौर को छोड़ना पड़ेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि सामरिक शक्ति में भारत और पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं है, अतः युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान हमेशा नुकसान में रहेगा। इस तथ्य को हिंदू मुस्लिम जय पराजय के रूप में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि आमतौर पर होता है। भारत की सांप्रदायिक हिंदू शक्तियों पाकिस्तान के आंशिक रूप से पराजित होने पर भारत के मुसलमानों को अपमानित करने लगती है। तो इस माध्यम से
लाहौर के इस विशेषताओं को गिनाते हुए भारत पाकिस्तान जब विभाजन हो गया और फिर इसे हिंदू मुस्लिम के तौर पर जब दो देश जब युद्ध लड़ते हैं तो इसे हिंदू मुस्लिम के जय पराजय के रूप में न लेकर दो देशों का मामला इसे समझना चाहिए, ऐसा लेखक का मानना है। यह तब जबकि भारत पाक के बीच हुए अब तक के 3 युद्धों में भारतीय मुसलमान सैनिक शहीदों की कमी नहीं है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फैली हुई गलतफहमियों को भारतीय सिनेमा और टीवी चैनलों ने दूर किया है। अब लेखक जो है इस यात्रा वर्णन में वर्तमान दौर में चले आते हैं कि दोनों देशों में क्योंकि विभाजन हुआ है और ये त्रासदी वाला विभाजन हुआ है, रक्तपात बहा है और इसके जख्म अब भी नासूर है, लेकिन दोनों मुल्कों की जो जनता है वो जनता क्या चाहती है और इनके बीच में जो नफरत फैलाने का काम जो किया गया है उसे बहुत हद तक दूर करने का काम हिंदी फिल्मों ने किया है, ऐसा लेखक कहते हैं। भारतीय सिनेमा और टीवी चैनलों ने इसे दूर किया है। हालांकि वहां दोनों ही माध्यम प्रतिबंधित हैं, पर भारतीय सिनेमा और टीवी को लेकर वहां के लोगों का लगाव जुनून जैसा लगता है। पाकिस्तान के प्रत्येक छोटे बड़े मंझोले शहर, कस्बे और गांव के बाजार हिंदुस्तानी सिनेमा और म्यूजिक के कैसेटों के भरे पड़े हैं। पाकिस्तान के 5 प्रदेशों के लोक संगीत के अतिरिक्त वहाँ केवल भारतीय सिनेमा संगीत ही मौजूद है जो हर मौके पर सुनाई पड़ता है। भारतीय फिल्मों और टीवी प्रोग्रामों ने उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जानकारियों में बेहद इजाफा किया है। उन्हें अब मालूम पड़ा है कि भारत में मुसलमानों की आबादी उनकी अपनी कुल आबादी से कहीं ज़्यादा है और भारत में मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच कोई बड़ा भेदभाव नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, यह भी उन्हें पता है, पर उन्हें अब यह भी मालूम है कि भारतीय मुसलमान और सेक्युलर हिंदू मिलकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत है। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति क्या है, इसको लेकर पहले जो भ्रांतियाँ चली जाती थी या गलत जानकारी जो चली जाती थी, अब वो सारी गलत जानकारियाँ पाकिस्तानी आवाम के दिलों से निकल चुकी है और इसमें सबसे बड़ा जो काम किया है वो भारतीय सिनेमा और भारतीय टीवी चैनलों ने किया है। और ये आप जान चुके हैं पाकिस्तानी कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में बसते हैं और भारतीय मुस्लिम और हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं सेक्युलर हिंदू मिलकर एक बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। इसका अंदाज़ा भी अब पाकिस्तान के अवाम को हो गया है, ऐसा लेखक का मानना है। इस यात्रा वर्णन का जो शेष भाग है उस शेष भाग को हम अगले वीडियो में देखते हैं।